नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोगों का। गाउस के नियम के अनुप्रयोग बेटा 5 है। कितने अनुप्रयोग है? 5 अनुप्रयोग है। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 अनुप्रयोग आते हैं गाउस के नियम के। 5 अनुप्रयोग है, उनमें अपन आज देखेंगे पहला अनुप्रयोग, जिसका क्या नाम है? देखिए, अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई अपन को अनंत रेखीय आवेशित तार दिया गया है। क्या दिया गया है? अनंत रेखीय आवेशित तार दिया गया है। इस तार के कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वेक्टर E का मान अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ आई बात? तो अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो पहले तो अपन अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E की दिशा फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा, ये कोई आपका अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार है। मतलब अपन ने इसको क्यों आवेश से आवेशित कर दिया है? यहां पर एक समान रूप से इसको आवेशित कर दिया गया है। ठीक है, ये मान लो AB एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, जिसको क्यों आवेश से आवेशित कर दिया गया है। समझ आई बात? ये इस तार का मान लो क्या है? मध्य बिंदु है O। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P लेते हैं। क्या लिया अपन ने? कोई बिंदु P लिया। अब अपन इस तार को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में बना हुआ मान सकते हैं। तो अपन केंद्र के दोनों तरफ ऐसे ही 2 अल्पांश लेंगे। ये A1 अल्पांश लिया, ये अपन ने A2 अल्पांश लिया। ये दोनों अल्पांश केंद्र से क्या है? समान दूरी पर है। अब अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 और अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE2। तो अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बेटा dE1 वेक्टर क्या हो गई? dE1 वेक्टर। और ये dE2 वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन तो क्या है? A1 P की ओर है, dE1 की डायरेक्शन, और dE2 की डायरेक्शन क्या है? A2 P की ओर है। इनका परिमाण क्या आएगा? समान आएगा। क्यों? ये दूरी बराबर है, ये दूरी r है, सॉरी ये दूरी क्या है? r है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है। जब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, दोनों के लिए r भी बराबर है, तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति में dE1 और dE2 का परिमाण क्या आएगा? बराबर आएगा। बराबर आने की वजह से क्या हो जाएगी? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान निरस्त हो जाएगा। अतः बिंदु P को क्या करना पड़ेगा? अपन को घटकों के रूप में वियोजित करना पड़ेगा। तो बिंदु P के अपन क्या लेंगे? यहाँ पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। अल्पांश A1 के कारण बिंदु P का ऊर्ध्वाधर घटक dE1 sin थीटा और अल्पांश A2 के कारण बिंदु P का ऊर्ध्वाधर घटक dE2 sin थीटा। अल्पांश A1 के कारण बिंदु P का क्षैतिज घटक dE1 cos थीटा और अल्पांश A2 के कारण बिंदु P का क्षैतिज घटक dE2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए, ये dE1 sin थीटा है और ये dE2 sin थीटा है। D1 और D2 परिमाण में बराबर है। क्या बेटा? परिमाण में बराबर है। ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा।
कोई दिक्कत है बेटा? समझ आई बात है? अब देखिए, जब DE1 और DE2 बराबर है, इनकी डायरेक्शन विपरीत है, तो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। जबकि इनके क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे? आपस में ये जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो E की डायरेक्शन इसी दिशा में आएगी, अर्थात अपन क्या कह देंगे कि तार के लंबवत, ये तार है, इसके लंबवत बाहर की तरफ होती है E की दिशा। तो E की दिशा क्या लिख देंगे अपन? तार के लंबवत बाहर की ओर। E की दिशा क्या होती है? तार के लंबवत बाहर की ओर और होती है। समझ आई बात? तो अपन क्या कह देंगे कि अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तार के लंबवत बाहर की ओर, तार के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो ये तो हो गया क्या अपना विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। अब अपन करेंगे किसका? E के मान का, मतलब विद्युत क्षेत्र E का मान कितना आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपन लेते हैं E का मान ज्ञात करना। E का मान ज्ञात करना। ठीक है, E का मान अपन ज्ञात करेंगे। अपन करेंगे अब E का मान ज्ञात करना, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात अपन करेंगे। किसके कारण? अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो बेटा डायग्राम समझिए आप पहले। ये कोई अपना एक समान रूप से आवेशित अनंत रेखीय आवेशित तार है, अनंत रेखीय आवेशित तार है, जिसको Q आवेश से आवेशित किया गया है। अब अपन ने गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे अपन ने। उसके अंदर गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी, चर्चा की थी अपन ने। वहां पर क्या कहा था कि गाउस के नियमों के अनुप्रयोग के लिए बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी किसकी कल्पना की जाएगी? बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाएगी। तो अपन यहां पर एक L लंबाई की, ये L लंबाई की बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बंद गाउसीय पृष्ठ की, बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की अपन कल्पना करते हैं। ये तार का क्या केंद्र बिंदु O है, ये बेलन की क्या होगी? त्रिज्या हो गई। यहां पर अपन बिंदु P लेते हैं, जिस पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए, यहां तक बात हो गई, कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, इसका आवेश कितना है? Q है। कितना है? Q है। इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना? लैम्डा। लंबाई कितनी इसकी? L। तो यहां से रेखीय आवेश घनत्व से क्या आ जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व से, रेखीय आवेश घनत्व क्या था हमारे पास? लैम्डा बराबर Q/L था क्या यहां वहां पर? तो यहां से Q बराबर कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू L। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब देखिए, गाउसीय पृष्ठ की अपन ने कल्पना कर ली। इस गाउसीय पृष्ठ को अपन क्या कर सकते हैं? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, इधर पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन और करते हैं इसका। देखिए, विद्युत फ्लक्स की अपन लगाएंगे परिभाषा, या फिर गाउस का नियम की सहायता से करनी है अपन को। ए का मान तो क्या लिखेंगे? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या था?
फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था क्या बेटा? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या था बंद पृष्ठ के लिए, क्योंकि बंद गाउसियन पृष्ठ की अपन ने कल्पना की है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से किसी बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स का मान क्या आया था? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या आया था हमारे पास? समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस समीकरण की और इस समीकरण की RHS बराबर है क्या बेटा? RHS बराबर, तो क्या हो जाएगी? ये दोनों बराबर हो जाएगी, या फिर अपन क्या रख देंगे? फाई ई के स्थान पर ये नहीं आया था, 1 मिनट मिस्टेक हुई है कि फाई ई बराबर क्या था? फाई ई बराबर, सॉरी ये मिस्टेक हुई है यहां पर देखना, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से मान आया था हमारे पास, ठीक है ना? ये था, तो यहाँ पे फाई ई, यहाँ पे फाई ई, इनकी LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी बेटा। तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगी अगली स्टेप? समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये क्या है? समाकलन बंद पृष्ठ है। क्या है? समाकलन बंद पृष्ठ है। तो जो गाउसियन पृष्ठ की अपन ने कल्पना की, ये बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ को अपन क्या कर सकते हैं? इस जो गाउसियन पृष्ठ लिया, इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। बेलन के 2 तो ये क्या हो जाएंगे? वर्तीय पृष्ठ हो जाएंगे। 2 तो क्या हो जाएंगे बेटा? वर्तीय पृष्ठ, मतलब एक तो ये और एक ये वर्तीय पृष्ठ। समझ आई बात बेटा? 2 वर्तीय पृष्ठ, मतलब इसको अपन ने नाम दे दिया इस पृष्ठ को S1। क्या नाम दे दिया इसको? S1 पृष्ठ। और इसको अपन ने नाम दे दिया S2 पृष्ठ। 2 तो वर्तीय पृष्ठ हो गए, एक क्या बचेगा बेलन का? जो ये वक्र पार्ट बचा है, ये वक्रीय पृष्ठ। तो जो ये बंद पृष्ठ है, इसको अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? 2 तो वर्तीय पृष्ठ S1 और S2, एक वक्रीय पृष्ठ, ये अपन ने पृष्ठ ले लिया S3, ठीक है ना? तो S1 पृष्ठ का अल्पांश कितना? ds1, S2 पृष्ठ का अल्पांश ds2 और S3 पृष्ठ का अल्पांश ds3। अब देखिए यहां पे ये धनात्मक आवेश है, तो E की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ होगी इधर। इस अल्पांश की डायरेक्शन भी क्या होगी? यहां पर भी क्या होगी? इस पृष्ठ की, इस पृष्ठ के लिए E की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा? बाहर की तरफ होगी। और इस पृष्ठ के लिए भी, S1 पृष्ठ के लिए भी E की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तीनों पृष्ठों के लिए E की डायरेक्शन बाहर की तरफ ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? धनात्मक चार्ज। धनात्मक चार्ज के कारण E की डायरेक्शन क्या होती है? बाहर की तरफ। अब यहाँ पे ये पृष्ठ है, तो अल्पांश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होती है? सदैव पृष्ठ से बाहर की तरफ होती है। तो पृष्ठ तो ये है बेलन का, ये पृष्ठ होगा, तो ये पृष्ठ है, तो इसका बाहर की ओर दिशा कौन सी होगी? ये होगी। तो इस अल्पांश की सदिश क्षेत्रफल की दिशा ds1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इसका पृष्ठ ये है, तो इसके बाहर की तरफ ये होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ds2 वेक्टर। अब यहाँ पे ये पृष्ठ है S3 ये पृष्ठ है, तो इसके लिए बाहर की दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ds3 वेक्टर। अब देखिए इस पृष्ठ को अपन ने कितने भागों में विभाजित कर दिया? 3 भागों में विभाजित कर दिया। ये क्या हो गया बेटा? 3 भागों में विभाजित हो गए हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए समाकलन बंद पृष्ठ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समाकलन पृष्ठ S1 E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस समाकलन S2 पृष्ठ E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस समाकलन पृष्ठ S3 E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। समझ आई बात? ये वैल्यू यहां पे ऐड कर देंगे,
तो हमारे पास अगली स्टेप क्या आ जाएगी, समीकरण 2 का यूज करते हुए इसके साथ में, तो क्या हो जाएगी, समाकलन S1 E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस समाकलन S2 E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस समाकलन पृष्ठ S3 E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात, यहां तक देखिए। अब यहां पे क्या है, क्या है यहां पर है सदिश गुणनफल है या फिर अदिश गुणनफल है, ये अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल के लिए फलन क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अदिश गुणनफल के लिए फलन क्या आ जाएगा बेटा, कोस थीटा आ जाएगा। तो अगली स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी, समाकलन पृष्ठ S1 E DS1 कोस थीटा आ जाएगा बेटा, ठीक है, प्लस कोचिन पृष्ठ S2 E DS2 कोस थीटा प्लस समाकलन S3 E DS3 कोस थीटा। प्यारे बच्चों आगे क्या, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत। अब ये पृष्ठ S1, ये पृष्ठ S1, ये पृष्ठ S2 चित्र में यहां पर है, ये पृष्ठ S3 चित्र में यहां पर। तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए पृष्ठ S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए देखिए बेटा E और DS के मध्य एंगल कितने का बनता है, E और DS1 के लिए एंगल कितने का बनता है। देखिए चित्र में अपनी नजर घुमाइए, ये E और ये DS, इनके मध्य का एंगल कितने का है, लंबवत है। तो क्या लिखेंगे, E लंबवत DS1। इसलिए जब लंबवत होता है दो मान, तो एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है प्यारे बच्चों। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। समझ आए बात। अब ले लेंगे अपन पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3 के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर पृष्ठ S2 के लिए, पृष्ठ S2 को देखिए, नजर घुमाइए चित्र के अंदर, लंबवत है क्या, ये पृष्ठ S2 है, E वेक्टर इधर, DS2 वेक्टर इधर, तो इनके मध्य का एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो E लंबवत है DS2, तो ऐसी स्थिति में भी थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोस 90 को मान कोई पूछनो ही को ना, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री को मान 0। अब ले लो पृष्ठ S3, चित्र में देखो और बताओ एंगल कितने का बनता है। पृष्ठ S3 के लिए प्यारे बच्चों E समांतर DS3, देखिए E वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, DS3 भी इसी डायरेक्शन, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों समांतर है। तो इनके मध्य का एंगल कितने का बेटा, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है प्यारे बच्चों, 1 आती है। अब बेटा कुछ नहीं करना है, पृष्ठ S1 के लिए थीटा का मान 90 रखना है, पृष्ठ S2 के लिए थीटा का मान भी क्या रखना है, क्या रखना बेटा, 90 रखना। और पृष्ठ S3 के लिए भी थीटा का मान क्या रखना है, 90 रखना है। और अपन को आगे हल कर देना। तो ये जो वैल्यू ली है अपन ने, मैं यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं। तो देखिए अपनी नजर घुमाइए, यहां पर क्या आ जाएगा, लंबा चलेगा थोड़ा समीकरण। तो क्या लिख दूं मैं, E समाकलन S1 E DS1 कोस 90 डिग्री लिख दिया बेटा, प्लस को चिन्ह लगाए दियो कि प्लस
समाकलन पृष्ठ S2 EDS2 कोस 90 डिग्री, कोई दिक्कत बेटा, प्लस समाकलन S3 DS3 कोस 0 डिग्री बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे मैं वापस यहां लिखता हूं। अब देखिए ये वैल्यू तो पूरी क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि कोस 90 को मान कितो 0 बाकी को मान गुणा होगा, गुना कितो आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, 0 लिख दियो। आगे चिन्ह क्या को है, प्लस को, आ वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, 0 प्लस को 0 को मान 1, तो वो क्या होगा, समाकलन पृष्ठ S3 EDS3 बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत बेटा? अब अपन को E का मान तो याद करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, E डॉट समाकलन बंद प्रश्न नहीं है, समाकलन S3 DS3 बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समेशन Q की कहानी क्लोज करते हैं। समेशन Q क्या होता है, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, और बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q है, तो समेशन Q के स्थान पे क्या रख देंगे, Q रख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए चूंकि समाकलन पृष्ठ S3 DS3, ये DS3 किस पृष्ठ पे, बेलन का वक्र पृष्ठ है या फिर वर्तीय पृष्ठ? वर्तीय पृष्ठ तो ये S1 और S2 है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। ये इनका क्या वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच। एच क्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है, तो यहां पे अपन ने बेलन की ऊंचाई क्या ले रखी है, एल ले रखी है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एल। तो समाकलन पृष्ठ S3 DS3 को मान कितना आ जाएगा रे, के लिख देंगे 2 पाई आर एल आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, E डॉट 2 पाई आर एल बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगो E को मान ज्ञात करना, तो E बराबर Q अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग दे दिया। जब मैंने 2 से गुणा किया और 2 से भाग दिया तो क्या जाएगा, नीचे 4 बन जाएगा क्या, तो ये क्या जाएगा बेटा, E बराबर, तो ये क्या होगा, जब इससे गुणा होगा तो 4 बनेगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब K की वैल्यू हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, K Q अपॉन आर एल, K Q अपॉन आर एल। समीकरण 1 के अंदर आपको Q की वैल्यू दिख रही है क्या, समीकरण 1 में अपन को आपको किसकी वैल्यू दिख रही है, Q की वैल्यू दिख रही है, तो यहां से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बेटा क्या आ जाएगा, देखो मान, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, देखो रख के देखो, अपन जल्दी करो, कॉपी में करो। देखिए जब यहां पर मैं Q के स्थान पर लेमडा इंटू एल मान रखूंगा, तो इधर देख लिख रहा हूं, देखना E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर K क्यों, यहां पे 2 है, ये 2 भी तो यहां पे गुणा होगा, 2K Q अपॉन आर एल। देखिए 2K Q के स्थान पे लेमडा एल अपॉन आर इंटू एल, एल से एल खत्म, तो E बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2K लेमडा अपॉन आर। ये आ गया हमारे पास, E की वैल्यू आ गई अपन के पास। किसके कारण अपन ने ज्ञात की, ये
अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। कोई दिक्कत बेटा? बोलिए। तो इसको देखिए, आगे अपन करते हैं। समझ में आया? ध्यान से देखिए। अब अपन इस उत्तर से संबंध लिखेंगे। देखिए, ई, यहां पे क्या आ गया? ई ई समानुपाती लेमडा और ई व्युत्क्रमानुपाती आर। ई समानुपाती लेमडा और ई व्युत्क्रमानुपाती आर। अपन इन दोनों के मध्य ग्राफ और खींच देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ई व लेमडा में ग्राफ, ये खींच दिया, ये लेमडा इधर और ये आपका ई इधर, दोनों में समानुपाती है। तो जैसे जैसे ई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे लेमडा का मान भी बढ़ेगा, मतलब रेखीय आवेश घनत्व का मान भी बढ़ेगा। यहां पे अपन लिख देंगे ई व आर में ग्राफ, ई व आर में ग्राफ, ये आपका वेक्टर ई और ये आपका आर, ये मूल बिंदु O। व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ कैसा बनता है? त्रिप्रवलयाकार। ये बन गया, इनके मध्य ग्राफ हो गया। तो आपका ये टॉपिक पहला अनुप्रयोग आपका कंप्लीट होता है। समझ में आया होगा? इसको अच्छे से देखिए, समझ में नहीं आता तो एक बार फिर देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपन कल की क्लास में यानी अगली क्लास के अंदर अपन दूसरा अनुप्रयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।